नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम लोग एक बहुत खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एलिगेशन। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है पूरे अरिथमेटिक के लिहाज से एलिगेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं अरिथमेटिक का जिसका क्वेश्चन एलिगेशन पे बेस्ड ना बनता हो। बहुत सारा क्वेश्चन एलिगेशन पे बेस्ड बनता है और मैंने कोशिश की है कि हर वो क्वेश्चन लिया है जो एलिगेशन पे बेस्ड बन सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप लोग पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एलिगेशन का एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं और ये लगता कहां पे है, ये याद रखिएगा। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई चीज है जिसका प्राइस है 20 रुपए। अच्छा, 20 रुपए पर केजी वाली चीज है आपके पास, ध्यान से समझिएगा। ये 20 रुपए पर केजी वाली कोई चीज है, ठीक है। और एक दूसरी चीज थी सेम तरीके की थी, इसका रेट था 30 रुपए पर केजी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये टाइप ए की चीज थी और ये टाइप बी की थी। ए टाइप की चीज का जो रेट था वो 20 रुपए पर केजी था और बी टाइप की चीज का जो रेट था वो 30 रुपए पर केजी था। अब कह दिया गया इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को मिला के एक ही में मिक्स कर दिया गया। मिक्स कर दिया गया और जो जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ, जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ, इसका रेट जो आया ये 24 रुपीज पर केजी बना। और ध्यान से समझिएगा, 24 रुपए पर केजी बना। ये मिक्सचर का रेट बना 24 रुपए पर केजी। तो अब ये पूछा गया कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया गया, ये क्वेश्चन बना। तो जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन बनती है, अब इसकी क्वांटिटी हमको नहीं पता, बेसिक समझिएगा पहले। इसकी क्वांटिटी नहीं पता तो हमें ये पता है कि 20 रुपए वाला x किलोग्राम क्वांटिटी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 30 रुपए वाला हमें नहीं पता, हमने मान लिया 30 रुपए वाला y किलोग्राम क्वांटिटी था। और दोनों को मिला के जो मिक्सचर बना वो x प्लस वाई केजी बनेगा और इसका जो रेट बन के आया वो 24 रुपए पर केजी बना। जब भी कभी ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला इक्वेशन बनता है तब आप एलिगेशन यूज कर सकते हो। यूज कैसे करेंगे वो हम आगे चल के बताएंगे। अब ये 20x प्लस 30y इसका टू कितना हो गया, 24x प्लस 24y। अच्छा, कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे कि ये वेटेड एवरेज बना रहा है। इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो 4x इक्वल्स टू 6y हो गया। अब हमें अगर क्वांटिटी का रेशियो बताना है तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया, 3:2। अगर एक्स वाई का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हम क्या कह देंगे कि एक्स हमारा हो गया 3 केजी और वाई हो गया 2 केजी। ये तो एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के कहें तो रिवर्स मेथड ऑफ वेटेज एवरेज होता है। वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैसे रिवर्स मेथड, वेटेड एवरेज में करते क्या, अब आपको बता दिया कि 20 रुपए पर केजी वाला, बस अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। 20 रुपए पर केजी वाला 3 किलोग्राम था और आपसे बता दिया कि 30 रुपए पर केजी वाला 2 किलोग्राम था, है ना, 2 किलोग्राम था। तो अब मिक्सचर का रेट बताना है। तो अब अगर मिक्सचर का रेट बताना है तो हम लोग वेटेड एवरेज का यूज करते हैं कि हमने किया 20 23 60 ये हो गया और 30 दूना 60 ये हो गया और टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 3 2 5, तो 120/5 से ये कितना आ गया 24 रुपए पर केजी। कहीं ना कहीं देखो ये और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एलिगेशन जो है वो वेटेड एवरेज का कहीं ना कहीं रिवर्स मेथड, कि जो वेटेड एवरेज में हमको रेशियोज पता होते हैं और प्राइस पता होते हैं, हम मिक्सचर का रेट बताते हैं। यहाँ पे हमें प्राइस पता होते हैं टोटल तीनों, टाइप ए की क्वांटिटी का, टाइप बी की क्वांटिटी का और मिक्सचर का प्राइस पता होता है। तो यहां से हम लोग रेशियोज निकालते हैं। तो हम लोगों को जब रेशियोज चाहिए होता है तो हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं। जब हमको टोटल मिक्सचर का प्राइस चाहिए होता है तो हम लोग वेटेड एवरेज का यूज करते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर के क्वेश्चन में नहीं लगता, ये जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने आपसे बता दिया कि 30 जो क्लास में स्टूडेंट थे बॉयज थे, ये बता दिया गया कि 30 बॉयज के बारे में बता दिया गया कि कक्षा में 30 लड़के थे और इनका एवरेज बता दिया गया कि कुछ 50 था, ठीक है। और लड़कियां थी, इनके एवरेज के बारे में बताया गया कि 70 था। बॉयज का एवरेज 50 था और गर्ल्स का कितना था 70। और टोटल पूरी क्लास का, टोटल पूरी क्लास का एवरेज बता दिया गया कि आपका बता दिया गया कि 62 था।
अब आपसे कह दिया जाए लड़कियों की संख्या क्या होगी या रेशियो क्या होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर आप बेसिक से जाओगे तो 30 इंटू 50, देखिए वही चीज बन जाएगी। और 70 गर्ल्स का हमें नहीं पता कि कितनी गर्ल्स है, बराबर 30 प्लस जितनी भी गर्ल्स है इंटू 62। हल करेंगे तो गर्ल्स के नंबर निकल के आ जाएगा। ये इसके इस तरीके के जितने भी कॉन्सेप्ट, ये प्लस की जगह माइनस होगा तो भी जब भी कभी आपको इस तरीके के दो चीजों का टोटल मिला के तीसरी चीज का टोटल पता है, तो ऐसे केसेस में हमेशा आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ये पहली बात तो ये याद रखिएगा। अभी ऐसे कई सारे तरीकों के क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ये सब क्यों करें जब हमको एलिगेशन पता है। अब एलिगेशन यूज कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। एलिगेशन यूज करते टाइम एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि आपको जो मिक्सचर है उसका जो रखना है एवरेज या टोटल का जो भी चीजें पता होंगी वो आप बीच में रखेंगे। एक साइड आप उसमें से एक पार्ट को और दूसरी साइड दूसरे पार्ट को रखेंगे। जैसे बॉयज का एवरेज हमने एक साइड रख दिया, ये 50 हो गया, ठीक है, और गर्ल्स का एवरेज हमने एक साइड रख दिया, ये 70 हो गया। अब इसके बाद जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो अब आप डिफरेंस देखेंगे कि यहां से डिफरेंस कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 8 और ये कितना हो रहा है 12। तो अब आप इसको रेशियो बना लेंगे। अब ये अगर हमसे बात सिर्फ रेशियो की करे तो यहीं से आपने बना लिया कि कितना हो गया 2:3। लेकिन हमसे बात नहीं गर्ल्स की संख्या पूछिए, ये हमारा इसी मेथड को हम लोग कहते हैं एलिगेशन। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी गणित में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहां से हमको बॉयज की संख्या पता थी तो 2 यूनिट की वैल्यू हमको सवाल में कितनी पता है 30। 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई तो लड़कियों की संख्या 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। जिसको एलिगेशन यूज करना आता है उसके लिए ये सवाल बहुत अच्छे बहुत आराम से बन जाते हैं। अब एलिगेशन पे बहुत सारे तरीके का सवाल बनता है, वो हम एक एक करके आगे चलेंगे तब आपको बताएंगे। जरूरी नहीं है कि ये बीच में प्लस ही हो, नेगेटिव होता है तब भी कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किया क्या है एलिगेशन में ध्यान रखिएगा कि जो ओवरऑल होगा उसको कहाँ रखेंगे बीच में। लड़कों का एक तरफ रख लिया और लड़कियों का एक तरफ रख लिया। लड़कों लड़कियों का मतलब जो भी दो पार्ट होंगे उनमें से दो को अलग अलग रखेंगे और उनका जो मिक्सचर होगा उसको कहाँ रखे हुए बीच में रख लोगे। तो इनके मिक्सचर का मतलब टोटल का ही तो पता था तो बीच में रख लिया। अब यहां से इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके इधर लिख लिया और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रख लिया। ये प्रोसेस होता है एलिगेशन करने का और रेशियो बना लिया, जो भी फाइनल रेशियो है यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं एलिगेशन होता क्या है ये बहुत अच्छे से सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे जो जो एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एलिगेशन पे, बस दिमाग लगा लगा के करते चले जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत आराम से करना, बहुत सोच समझ के। क्वेश्चन की लैंग्वेज हम आपको अच्छे से समझाते चलेंगे। कह रहा है किस अनुपात में 18 रुपए पर केजी के चावल को 25 रुपए पर केजी के चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो रेट हो जाए वो 20 रुपए पर केजी हो जाए। अब देखिए मिक्सचर वाले को हमें कहाँ रखना है बीच में, तो 20 रख लेते हैं और एक तरफ आप रखेंगे 18 रुपए पर केजी वाला और दूसरी तरफ आप रखेंगे 25 रुपए पर केजी वाला। बस अब आपको लगाना है एलिगेशन। जैसे ही आपने घटाया 25 में से 20 तो ये आ गया 5 और 20 में से 18 तो ये 2। एक बात और याद रखिएगा ये 5:2 आपका आंसर आ गया। ये किसी ऑप्शन में जरूर आपके सामने टकरा जाएगा, ए ऑप्शन। अच्छा दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो मिक्सचर का प्राइस है ये हमेशा इन दोनों प्राइस के बीच में ही होगा, हमेशा इन दोनों प्राइस के बीच में होगा मिक्सचर का प्राइस, ये जरूर याद रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आओगा। कॉन्सेप्ट भी बताया हमने और क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। ऐसे कितने और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बस आप देखते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन समझ समझ के करते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। टाइप बदलेगा, चीजें बदलेंगी, कब परसेंटेज में यूज करेंगे, कब कहाँ पे यूज करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम बीच में स्किप करते चलेंगे जो सेम तरीके के होंगे, वो आप करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताओगे कि क्या आएगा। देखना ये क्वेश्चन देखना, कह रहा है एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य 7 रुपए पर केजी है, 7 रुपए पर केजी है एक किस्म का मूल्य, ठीक है। और कह रहा है कि दूसरी किस्म का मूल्य 12 रुपए पर केजी है। देखिए दूसरी किस्म का मूल्य हमने दूसरे तरफ रख लिया, ठीक है। अब देखते हैं मिक्सचर के साथ क्या होता है, वह किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 10 रुपए पर केजी हो जाए। मिक्सचर का मूल्य 10 रुपए पर केजी हो जाए तो ये रख लिया। 12 में से 10 घटाया 2, 10 में से 7 घटाया 3, तो किस अनुपात में मिक्सचर को मिलाया जाए, तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। सपोज करिए अगर इसमें से किसी की क्वांटिटी या टोटल की क्वांटिटी दी गई होती तो हमको ये टाइप 1 पहले प्रकार का और ये दूसरे प्रकार का पता है,
सॉल्व करके अलग अलग बांट लेते, लेकिन अभी के लिए हमको सिर्फ इतना ही करना था। उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोगों को यहां तक का जो कंडीशन सिखाया गया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ध्यान से करते चलिएगा। ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस इतने ज्यादा एग्जाम में पॉपुलर क्वेश्चंस है, बस केवल दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे कि करना क्या है और करना कैसे। बस वही दिमाग लगाओगे आप आराम से आंसर निकाल ले जाओगे, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या दे रखा है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। देखिए, अपनी आय का 65% खर्च करता है। 65% खर्च करने का मतलब कि 100 अगर कमा रहा है, मैं अभी 100 से बता रहा हूं, आप 100 से मत करिएगा हमेशा। 65 अगर खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 35 की। अच्छा, सबको पता है कि जो आय है, शायद सबको पता ही होगा, वो खर्च और बचत, व्यय और बचत का टोटल होता है। अगर टोटल है और इसमें वृद्धि या कमी या इसमें वृद्धि और कमी होगी तो आय तो बीचों बीच आ जाएगा ना, क्योंकि अभी हम मिक्सचर को बीचों बीच रखते हैं, तो यहाँ पे मिक्सचर क्या है? आय तो मिक्सचर है। चलो खैर, ये हमको पता चल गया कि 13 और ये 7। बस केवल ये सोचना है कि ये यहाँ पे यूज कैसे किया जाता है। ये हमने देख लिया, ये खर्च और बचत के अनुपात हमने यहाँ से बना लिए 13 और 7। ये उन लोगों को बताया जो लोग बेसिक से समझना चाहते हैं 100 मान के। नहीं तो आप डायरेक्ट 65% का मतलब 13/20 होता है। 20 में से 13 खर्च कर रहा है तो 7 की बचत करेगा। तो यहाँ पे 13 खर्च कर रहा है और 7 की बचत करेगा, तो खर्च और बचत का रेशियो 13:7 हो गया। अब कह रहे उनकी आय में 20.1% की वृद्धि होगी। तो जो आय में वृद्धि होगी, आय तो मिक्सचर है ना दोनों का, तो वो बीचों बीच रख लीजिए। आय में 20.1% की वृद्धि होगी। देखिए, बेसिक से करने जाएंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। एलिगेशन से कितने प्यार से बनेगा, बस वो देखना है आपको। और उनके व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? 25% की। व्यय में 25%, तो ये देखिए व्यय और बचत था, तो व्यय अगर इधर वाला है तो आप व्यय को रखो भी इधर वाला 25%। ये अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब लगाना आप दिमाग कि यहां से इन दोनों का अंतर अगर आप देखोगे तो 7 का वैल्यू 4.9 दिख रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि इससे इसको घटाएंगे तो 4.9, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7×7 = 0.7 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 0.7 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 13×7 = 9.1 आ गया। 9.1 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा, ये इन दोनों के बीच में होता है, तो अगर ये इसके साथ जोड़ने पे आया है तो ये इसके साथ घटाने पे आएगा। तो जैसे ही आपने घटाया तो ये 11% आ गया। यही आपका आंसर हो गया कि इंक्रीज्ड बाय 11%। ये ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया, क्योंकि ये भी प्लस रहेगा। देखो, अब इन दोनों के बीच अगर आप इसको इसके साथ जोड़ दोगे तो इन दोनों के बीच में ये नहीं आएगा, और ये जो है ये हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में आना चाहिए। ये हमने आपको एकदम शुरुआत में बताया था। फिर से एक बार समझिएगा करना क्या है, फिर से एक बार समझिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आगे टकराएंगे कि हमको ये पता है व्यय है और ये हमको पता है बचत। अगर इनका जो मिक्सचर होगा वो आय बीच में रख ली, आय कितनी बड़ी है वो यहाँ पे रख ली, व्यय कितना बड़ा वो यहाँ पे रख लिया, और बचत के बारे में हमको फाइंड आउट करना था, और व्यय और बचत का रेशियो हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ से अंतर 7 का वैल्यू 4.9, तो 1 का 0.7 आ गया, तो 13 का 9.8 आ गया। ये इसके सामने से अगर ऐड होके आ रहा है तो ये इसके सामने से सब्सट्रैक्ट होके आएगा। एक तरफ ऐड होके चलता है और एक तरफ सब्सट्रैक्ट होके चलता है, तभी तो बीचों बीच आ पाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। अभी एक और क्वेश्चन इसी तरीके का और समझाते हैं, बहुत ध्यान से समझिए कि आज के बाद इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई और लॉजिक आप लगाएं ना, ये ध्यान रखिए। देखिए, एक और अब की बार और जल्दी करेंगे, है ना, और ध्यान से करना कि अगर आप सही से सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन है नहीं कभी भी आपका 15-20 सेकंड से ऊपर का। कह रहा 80% खर्च करता है, तो 80% का मतलब 4/5, तो 5 में से अगर 4 खर्च करता है तो बचत कितने की हो गई बेटा? 1। कह रहा उसकी आय 12% बढ़ जाती है, तो बीच में 12 रख लें, क्योंकि आय हमेशा कहां पे आएगी? बीच में। ये और ऊपर व्यय और बचत है, तो आपकी हमें व्यय के बारे में बताना है। बचत अपने को पता है कि कितनी बड़ी है, 10% कम हो गई है, तो 10% कम होने का मतलब -10। ठीक है, यहां तक क्या किया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो जैसे ही आपने इन दोनों का अंतर देखा, जैसे ही आप अंतर का देखने जाओगे तो अंतर वो क्या हो जाएगा कि ऐड हो जाएगा, कि 12 में से -10 घटाओगे तो 22 आ जाएगा। तो 4 की वैल्यू हमको 22 अगर मिल गई तो 1 की वैल्यू हम देखेंगे यहां से कितनी हो जाएगी? 5.5। ये अच्छा, ये इसके सामने से सब्सट्रैक्ट होके आ रहा, तो ये ऐड होके आएगा।
और 12 में 5.5 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 17.5% की वृद्धि आ गई। अब ऐसा ऑप्शन देखो, अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसको आंसर टिक कर दो। तो हमको तो दिख रहा है ये सी ऑप्शन। जल्दी से बताओ, बेस्ट अप्रोच है इसको करने का, बेस्ट अप्रोच है, बस थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। बेस्ट अप्रोच है ऐसे सवालों को करने का। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करिए, जो इनकम में वृद्धि हुई है वो बीच में रखिए, ये व्यय और बचत का रेशियो ऊपर यहाँ पे चाहो तो लिख भी लो, ये व्यय है और ये क्या है, बचत। ये उनका रेशियो आ गया और आप आराम से लगा सकते हो। जल्दी से बताइए, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है और कोई परेशानी नहीं है तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ऑलमोस्ट सेम टाइप क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम टाइप क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं कि 2 सवाल हमने आपको ऐसे समझा दिए, तो अगर ये क्वेश्चन, पिछले 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आएगा। ध्यान से, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन समझाए बिल्कुल सेम तरीके से करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए बहुत ध्यान से करते चलिएगा, एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे से कराएंगे। मतलब कितने तरीके से एलिगेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, हमने हर वो तरीका लिया है जिस तरीके से बनते हैं। कह रहे 32 रुपए पर लीटर की लागत वाले दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाएं। देखिए दूध का कीमत हमें पता है 32 रुपए पर लीटर, लेकिन जब तक पानी का प्राइस ना दिया जाए ना, तब तक पानी का प्राइस आप हमेशा 0 रुपए लोगे। जब तक पानी का प्राइस आपको क्वेश्चन में ना पता हो तब तक आप पानी का प्राइस क्या लेंगे, 0 रुपए लेंगे। और मिक्सचर का जो रेट बन के आया वो कितना बन के आया, 28। अब किस अनुपात में पानी मिलाया होगा, ये 28 और 4, तो रेशियो कितने का बन गया, 7:1। क्या आप ये कहीं पे आंसर देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो उसी को आंसर टिक कर दीजिए, डी ऑप्शन। अच्छा ये देखिए एक चीज और, एक चीज और, अब 7:1 और 1:7 दोनों है तो ये देखा करो कि किस अनुपात में मिलाया जाए। ये कह रहे दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 7:1 होगा। अगर ये कहा गया होता कि पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए तो 1:7 होता। कुछ छोटी छोटी बारीक बारीक सी बातें हैं जिनको आप हमेशा याद रखा करिए, जो काम आएंगी आपके। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए कितने बेहतर बेहतर क्वेश्चन है, बस केवल आपको समझना है कि इस पे एलिगेशन लगेगा कैसे और यूज कैसे करते हैं। इसी वजह से पूरा काम हम एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि इस पे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कह रहा है किसी विषय की 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के हैं। अच्छा 75% अगर थ्योरी के हैं तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि 75% का मतलब 3/4, टोटल 4 में से 3 अंक थ्योरी के हैं और 1 प्रैक्टिकल के हो गए। कह रहा है वीना के थ्योरी में 60% अंक है। थ्योरी में कितने नंबर लाइए, 60%, थ्योरी में इसके 60% अंक है। और कह रहा है कि कुल 62% लाने, कुल कितने लाने, 62%। तो प्रैक्टिकल में कितने लाने हमको ये बताना है, प्रैक्टिकल में कितने लाने ये बताना है। अच्छा थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर का रेशियो हम लोग देख आए कि 4 में से 3 थ्योरी के नंबर हैं, 1 प्रैक्टिकल का है। ये अप्रोच, ये सीखना है, ये यूज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे ये सीख जाओगे फिर आसान है। यहां से अंतर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर ये पता है तो इन दोनों का योग हमें प्रैक्टिकल में पता चला कि कितने परसेंट नंबर की जरूरत है, 68%। क्या कहीं पे ये ऑप्शन दे रखा है, उसको आंसर टिक करिए। क्वेश्चन पकड़ के सही तरीके से अप्रोच लेना, यही सिखाने का पूरा उद्देश्य है कि आप वो सीख लो कि अप्रोच कैसे करके लेना है। फिर से समझना, फिर से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको ये पता है कि 75% अंक थ्योरी में, अगर 75% देखा जाए तो 3/4, 4 में से 3 नंबर अगर थ्योरी के हैं तो एक प्रैक्टिकल के हो गया, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशियो 3:1 हो गया जो हमने नीचे रख दिया। टोटल उसको चाहिए 62%। टोटल जो चाहिए होता है वो बीच में रख लेते हैं मिक्सचर, और हमें थ्योरी का पता है कि ये 60% लाया तो प्रैक्टिकल का निकालना है। नीचे ये रेशियो रख दिया, ये रख दिया, ये 5 में से कोई 4 चीजें आपको मिल जाए काम हो जाता है, नीचे वाला रेशियो में चाहिए होता है। इन दोनों का अंतर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 होगा। ये इसके सामने से सब्सट्रैक्ट होके ये बना रहा तो ये इसके सामने से ऐड होके ये बना देगा, खत्म। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत आराम से बनाया जा सकता है, बस थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है आपको।
ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद चलेंगे 8 नंबर पे। बहुत ध्यान से देखिए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया ये बनाया गया खेलों से रिलेटेड, और कितने आसानी से बनेगा। बस आप केवल छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, और सब एलिगेशन से बन रहे हैं। परसेंटेज का कितना ही सवाल आप एलिगेशन से बनाएंगे, बस बात तुमको ये पकड़ में आनी चाहिए कि मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा 240 एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 में से एक क्रिकेट टीम 80% जीतना चाहती है, मतलब टोटल 80% मैच जीतना चाहती है। तो टोटल अगर 80% जीतना चाहती है तो बीच में क्या रख लेते हैं, 80% रख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है पहले से खेले गए 65% खेलों में सफलता दर 75% था। 65% का मतलब हो गया 20 में से 13 मैचों में। 65% का मतलब हो गया 13/20। 13 बट्टे मतलब 20 में से 13 मैचों में इसका सफलता दर 75% था। तो बचे हुए 7 मैचों में सफलता दर क्या हो कि हमारा आंसर आ जाए। अप्रोच लेने का तरीका फिर से, हमको ओवरऑल 80% सक्सेस चाहिए थी। शुरुआत के 13 गेम्स में 75% सक्सेस मिल चुकी है, तो बचे हुए 7 मैचों में सक्सेस का परसेंटेज क्या हो। जैसे ही हमने देखा अंतर 7 का वैल्यू 5 हो गया, तो 1 का वैल्यू 5/7 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 5/7 हुआ तो 13 का वैल्यू 65/7 हो जाएगा, और 65/7 का मतलब हो गया 7 नेम 63। 63 के बाद बचा 2, तो 7 तेई 21 लगभग 9.3 के आसपास आ जाएगा। अब हमको दिमाग ये लगाना है कि 80 और 5 को घटा के ये बना था, तो 80 और 9.3 को जोड़ के ये बनेगा, तो आंसर कितना बन गया 89.3 के आसपास। अगर कोई आंसर है तो हम उसी को टिक करेंगे। तो देखो कोई है ऐसा ऑप्शन, देखिए 89.3। अप्रोच समझिए, सीखिए करना क्या है और कर कैसे रहे हैं। ये अगर आपको आता है तो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बस केवल समझ के जज करना है। यही सीखने के लिए हम आज एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही अगला क्लास हम लोग वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, उस पे भी सिखाएंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कम से कम 10 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसपे आधे से ज्यादा अरिथमेटिक टिका है। जैसे ये कह रहा, देखो ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दे रखा है। कह रहा है स्कूल एक्स के एक निश्चित संख्या में छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए और 20% छात्र असफल रहे। फेल कितने हो गए, 20% छात्र फेल हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 20% फेल हो गए ये हमको पता है। स्कूल 4 से स्कूल एक्स की, स्कूल वाई होगा यहाँ से, स्कूल वाई से स्कूल एक्स की तुलना में 130% अधिक छात्र हैं परीक्षा में उपस्थित हुई। यदि दोनों स्कूलों में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में 90% उत्तीर्ण हुए तो स्कूल वाई से असफल छात्रों का प्रतिशत बताना। देखो क्या प्यारा क्वेश्चन बनाया, अप्रोच लेने का सही तरीका। अच्छा, वाई में एक्स से 30% अधिक, 130% अधिक है, तो 130% का मतलब 13/10 कि अगर एक्स में स्टूडेंट 10 आया है तो वाई में 23 आया होगा। पहले तो ये समझ लेना ये। अच्छा, ओवरऑल इसमें 90% दोनों से मिला के पास है, तो मिला के फेल कितना होगा 10%। ये बीच में रख लीजिए फेल वाला। अच्छा, x से फेल तुमको पता है कि कितना है 20%। x से फेल, स्कूल x से आपको पता है 20% फेल है, तो y से कितना फेल होगा आपको ये बताना है। अब इसको ये बनाना ही तो केवल खेल है। अब इन दोनों का अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको 20 और 10 का अंतर 10 मिल गया। अगर एक का वैल्यू 10/23 है तो जाहिर सी बात है 10 का वैल्यू 100/23 होगा, और 23 चौको होता है 92, बचा 8, तो 8 के बाद 23 69 लगभग 4.3। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कि ये इसके सामने से 10 और 10 जोड़ के आया था, तो ये घटा के आएगा। तो 10 में से जैसे ही आप 4.3 घटाएंगे तो लगभग 5.7 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो हमारा डी ऑप्शन ऐसा देखने को मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। कितना खूबसूरत सवाल है और कितने आसानी से इसका अप्रोच लिया जा सकता है। बस केवल समझ गए, एक बार नहीं समझ पाए तो ये अच्छा खासा टाइम ले जाएगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि आप समझो, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझो, बैक जाके समझो, 10 सेकंड का वापस पॉज करके समझो, खुद से लगाओ, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 9। 9 के बाद चलेंगे 10 पे। अच्छा, ये देखो पिछले क्वेश्चन का एकदम सेम क्वेश्चन है। जो पिछला क्वेश्चन था एकदम एक जैसा ही क्वेश्चन है, तो हम ये उम्मीद करें कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। ये तब भी पिछले वाले से ज्यादा आसान है,
तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये बात याद रखिए, 150% अधिक का मतलब हो गया 3/2 कि अगर x में 2 स्टूडेंट होंगे तो y में 5 होंगे, ये याद रखिएगा बस। बाकी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चल रहे हैं, देखिए एक ये क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखा है, उसको सही कर देते हैं। ये यहाँ पे 10% होगा, ठीक है, यहाँ कितना होगा 10%। और देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है। अब क्यों ऐसा, क्यों परिमाप में ये क्यों लग जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई है ना वहां पे भी। तो अगर आप आयत का परिमाप देखेंगे, पेरीमीटर देखेंगे, तो वो 2 टाइम्स x प्लस वाई होता है ना, तो वहां पे भी लग जाएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई 30% बढ़ जाती है और आयत की चौड़ाई 10% बढ़ जाती है यदि आरंभ में आयत का परिमाप 15% बढ़ जाता है। देखिए लंबाई कितनी बढ़ जाती है 30, ये लंबाई, और चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है 10%। और परिमाप इसी की दोनों के टोटल की वजह से कितना बढ़ता है 15%। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ही आपने यहां से बनाया तो ये 5 और ये कितना बन गया 15। यहां से लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितने का बन गया 1 और 3 का। अच्छा, हमको यहां से आयत का परिमाप पता है 400, और परिमाप कैसे निकालते हैं, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के डबल कर देते हैं तो परिमाप हो जाता है। तो 8 यूनिट का वैल्यू हमको 400 मिल गया भाई, l प्लस बी का डबल कर दिया, 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ गया, तो हमारा ये 50 हो गया लंबाई, और चौड़ाई हमारा कितना हो गया 150। अब हमको चाहिए क्षेत्रफल। तो अगर लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे 50 इंटू 150, तो 15 पना 7500, ये हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हम लोग आराम से देख ले जाएंगे कि किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। फिर से कुछ नहीं किया, एल और बी और बीच में परिमाप का रेशियो बना के यहां से एल बी के रेशियो बना लिए, उस रेशियो से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के लंबाई चौड़ाई निकाल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया एल इंटू बी। लॉजिक, दिमाग, ये सब एक साथ रखेंगे, आपका आंसर कभी नहीं गलत आएगा। उम्मीद करें इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलेंगे 12 पे। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन बना रखा है, कंफ्यूजन में आ जाओगे। अगर इतना बेहतर क्वेश्चन बना रखा है, जरा सी भी मिस्टेक करोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। अब देखना, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। कह रहा है पी व्यक्तियों वाले गांव में, मतलब गांव में टोटल व्यक्ति कितने हैं पी, x% पढ़ और लिख सकते हैं अकेले, पुरुषों में y% और महिलाओं में z% पढ़ और लिख सकते हैं। जो मेल है इसमें आपको पता है कि y% पढ़े लिखे हैं, और जो फीमेल है इसमें z% पढ़े लिखे हैं, और ओवरऑल पूरे गांव में x% पढ़े लिखे। तो x को बीच में रख लिया जाए ये। अच्छा, यहां से हम लोग रेशियो बना सकते हैं आराम से। तो कह रहे हैं z इज ग्रेटर देन y, हमको ये पता है कि ये वाला इस क्या है, फीमेल का जो परसेंटेज है ये बड़ा है। अगर z y से बड़ा है तो भाई x से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये बीचों बीच आता है। z अगर यहाँ पे आपको पता है कि z जो है वो y से बड़ा है, तो z फिर x से भी बड़ा होगा। y छोटा होगा क्योंकि ये बीचों बीच आता है, तो ये बीच में ही हो जाएगा, z y और x के बीच में हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाओगे तो जैसे ही हमने z बड़ा है तो ये आ जाएगा z माइनस एक्स रेशियो में, और ये यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ये अब हमको पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है गांव में। यहां से टोटल कितना हो जाएगा z माइनस वाई, जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो वो बराबर p के हो जाएगा। ये रेशियो में दे रखा है, इन दोनों का टोटल, हमको टोटल गांव में p लोग पता है मेल फीमेल का, तो z माइनस वाई हमको क्या पता चल गया p। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया p अपॉन z माइनस वाई। हमको चाहिए मेल z माइनस एक्स का वैल्यू। तो जैसे ही हम लोगों ने z माइनस एक्स का वैल्यू देखा तो p ब्रैकेट में z माइनस एक्स अपॉन z माइनस वाई। ठीक है, ये कर दिया। अब यहां से हमको ये पता है कि z बड़ा है, तो ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई ऐसा कोई ऑप्शन z माइनस एक्स वाला हमको नहीं दिख रहा है कि अपॉन में भी इस तरीके का दिख जाए, लेकिन ये ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहे हैं। बस माइनस चिन्ह अगर आप कॉमन ले लेंगे तो p x माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन माइनस ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन बेहतर है, दोबारा से समझाते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा कि आपको पता है मेल y% पढ़े लिखे हैं और फीमेल z% पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद बताया ये गया है कि ओवरऑल पढ़े लिखे लोग x% है। तो जो हमने रेशियो भाई ये z माइनस एक्स और ये x माइनस वाई, ये यहां से मेल और फीमेल का रेशियो बना है। अगर ये रेशियो है तो हम टोटल निकालेंगे तो जोड़ेंगे, तो z माइनस वाई का वैल्यू p आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू p अपॉन z माइनस वाई आ गया। हमें मेल बताने हैं तो z माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। जब हम इसको आंसर मैच कराने गए तो हमको एक चीज यहां से देखने को मिली
कि ये आंसर मैच तो कर रहा है इसके साथ, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ऊपर नीचे तब, तो हमने मैच करा दिया, तो आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। 12 के बाद चलेंगे 13 पे। ये देखिए फिर से कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी बनते हैं, बस केवल आपको थोड़ा सा दिमाग और अप्रोच लेने का सही तरीका पता होना चाहिए। जितना भी मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जहां पे दो चीजों का मिक्सचर आ जाए, वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अरिथमेटिक का जिसमें एलिगेशन का क्वेश्चन ना बनता हो। देखिएगा एक एक करके दिखा रहे हैं, परसेंटेज में यूज कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में आ गया। कह रहा 100 किलोग्राम चीनी थी एक व्यक्ति के पास, एक हिस्से का 7% उसने लाभ पर, 7% लाभ पे, एक हिस्सा उसने 7% लाभ पे बेच दिया और दूसरा हिस्सा उसने 17% लाभ पे बेचा है, और उसे कुल मिला के 10% का लाभ हुआ है। कुल मिला के 10% का लाभ हुआ है ये। अगर आपने दिमाग लगा लिया तो ये 7 और 3 का रेशियो बन गया यहां से। ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। टोटल क्वांटिटी आपको सवाल में पता है कि यहां से 7:3 का मतलब टोटल क्वांटिटी 10 हो रही है, और सवाल से टोटल क्वांटिटी हमको 100 केजी दी गई। अब हमसे पूछा गया 7% लाभ वाला, ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू 7 है, तो अगर एक की वैल्यू देखोगे तो 10 किलोग्राम हो गई, और 7 यूनिट की वैल्यू देखोगे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि कितने किलोग्राम हो जाएगी? 17 किलोग्राम, हम 70 किलोग्राम सॉरी। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। फिर से ये तो बहुत इजी था, 7% प्रॉफिट, 17% प्रॉफिट और ओवरऑल 10% प्रॉफिट। एलिगेशन से रेशियो बना लिया और रेशियो से क्वांटिटी बांट दी, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको एलिगेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी, इस वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर करें। देखिए क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 4000 रुपए है। दो वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 4000 रुपए। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों का, खैर इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। कह रहा है उनमें से एक को 12% के प्रॉफिट पे, एक को 12% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 12% के लॉस पे बेचते हैं। देखिए प्रॉफिट पे बेचते हैं एक को और दूसरे को 12% लॉस पे बेच देते हैं, चलिए ठीक है। और ओवरऑल बिजनेस पे 1.2% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को प्लस साइन के साथ और लॉस को माइनस साइन के साथ। ओवरऑल बिजनेस पे क्या हुआ है उसको बीच में रखेंगे क्योंकि यही मिक्सचर है। अब हमको एलिगेशन लगाना है। जब आप इससे इसको घटाएंगे तो बड़े प्यार से घटा ले जाएंगे, ये 10.8 आ गया ऐसे करके। और जब आप इससे इसको घटाएंगे तो वो घटने के बजाय जुड़ जाएगा कि 13.2 आ गया। अब हम यहां से बनाएंगे रेशियो। अब आप समझदार हैं, इसको पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, रेशियो बनाएंगे तो 12 से काटेंगे 11 और ये 9, ये हमारा रेशियो बन गया। अब हमसे किसका प्राइस पूछा गया ये क्वेश्चन से देख लेते हैं। कह रहा लाभ वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना, तो लाभ तो इस पे हुआ था, इसका कॉस्ट प्राइस बताना 11 वाले का। तो 20 का वैल्यू हमको सवाल में 4000 रुपए पता है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 200। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2200 रुपए। यही हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। तो ये कहां पे आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, बस वही बात है, सही अप्रोच सिखाने की पूरी मंशा है कि आपको सही तरीके से अप्रोच लेना आ जाए। कितना क्वेश्चन बन जाए इस पे अलग अलग तरीके का, लेकिन एलिगेशन लगाने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम रखेंगे आप। और ये पहले भी मैंने बताया कि वेटेड एवरेज का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ये, है ना, कि रिवर्स प्रोसेस। कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा 360 रुपए में 20 पेन और 60 पेंसिल खरीदी जाती है। 30 पेन और कितनी पेंसिल खरीदी जाती है? सॉरी 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदी जाती है। ये 360 रुपए में इन्होंने 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदी है, इसको बाद में देखेंगे। कह रहा है पेन जो है वो 20% के, पेन जो गया है ये 25% प्रॉफिट पे है। पेन जो है ये 25% किस पे है? प्रोसेस प्रॉफिट पे। और पेंसिल को लागत मूल्य के 7/5 पे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने की पूरी मंशा जताई गई है। लागत मूल्य के 7/5 पे मतलब अगर लागत मूल्य 5 है तो इसको 7 का बेचा गया है, तो 2 का फायदा 5 पे तो हम 40% लाभ कह दें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे ये लोग घुमाने की कोशिश करते हैं ना, ये पॉइंट जिस दिन आपने पकड़ना सीख लिया उस दिन आपका काम हो जाएगा। देखो लागत मूल्य के 7/5 का मतलब क्या है? 5 की चीज 7 की बेचेंगे तो 2 का प्रॉफिट ना 5 पे, तो 40% हो गया। यहां से ओवरऑल बिजनेस पे कितने रुपए का फायदा हुआ? 120 रुपए।
120 रुपए का फायदा हुआ है, तो चाहो तो इसको परसेंटेज में बना लो और चाहे तो पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, रुपए में बना लेते हैं, तो पूरे को रुपए में बना लेते हैं। ओवरऑल 360 रुपए की चीज थी, 25% का मतलब 1/4 का फायदा, तो यहाँ पे 90 रुपए का लाभ हो गया ये। अच्छा, 360 रुपए की चीज थी, 40% का मतलब 2/5 का फायदा, तो 144 रुपए का फायदा हो गया। और ओवरऑल फायदा हुआ है 120 रुपए का, उसको कहाँ रखते हैं, बीच में। और देखिए बीच में जो रखा है वो दोनों के बीचों बीच आता ही है, ये बात याद रखिएगा। जैसे ही आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 24 और इन दोनों को किया तो ये 30 आ गया। यहां से रेशियो बनाया तो 4:5 का रेशियो बन गया। ठीक है, हमसे क्या कहा है, प्रत्येक पेंसिल की कीमत। यहां से टोटल कॉस्ट प्राइस 9 का वैल्यू कितना आ गया, 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 आ गया, ये हो गया 160 और ये हो गया 200। अच्छा, इस 200 रुपए में पेंसिल हैं कितनी, ये हमको देखना है। तो हमारे पास 16 पेंसिल थी इस 200 रुपए में। डिवाइड कर लीजिए, जैसे ही आपने काटा तो 25 अट्ठे 200 और 8 दूनी 16 और 25 का आधा 12.5 रुपए इसका सही आंसर होगा। एक पेंसिल का कीमत कितना होगा, 12.5 रुपए, जो कि ए ऑप्शन में देख पा रहे हैं। फिर से समझिएगा, पेन था 25% के फायदे पे और पेंसिल थी 40% के फायदे पे। हमको टोटल कॉस्ट प्राइस 360 पता था, 360 पे 25% का फायदा देखा तो 90 रुपए और 360 पे 40% का फायदा देखा तो 144 और ओवरऑल जो फायदा था वो कितने का था, 120 रुपए का। जैसे ही हमने एलिगेशन लगाया, रेशियो बनाया 4:5 का, यहाँ से कॉस्ट प्राइस 9 की वैल्यू 360 पता थी, टोटल पेन का कीमत आ गया 160 और पेंसिल का आ गया 200। इसमें पेन कितने थे, 20 थे, तो एक पेन का कीमत पूछेगा तो 8 रुपए और पेंसिल थी 16, तो 200 रुपए में अगर 16 पेंसिल तो एक पेंसिल कितने की, ये बताने के लिए आप लोग खुद से इतने समझदार हैं कि निकाल लीजिएंगे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करें कि 15 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत ध्यान से बनाएंगे अब इस 16 को भी। अभी तक जितना सीख चुके हैं ना, लगभग उन्हीं सब चीजों पे इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा कहीं पे खेलते, बस आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ेंगे पहले अच्छे से। कह रहा है एक व्यक्ति ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा और उसने कुछ चावल 20% के लाभ पे और शेष चावल को 5% की हानि पर बेच दिया। कुछ को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे और शेष को बेचा है 5% की हानि पर। इस पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ। कुछ को बेचा था 20% के प्रॉफिट पे और शेष को बेच दिया भाई ने 5% की लॉस पे और टोटल व्यापार में फायदा हुआ 15% का, क्या हुआ, फायदा हुआ। ये यहां से दिमाग लगाएंगे, जैसे ही आपने इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये जुड़ जाएगा, 20 हो गया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 5 हो जाएगा। रेशियो कितने का बन गया, 4:1 का। अब हमसे पूछा क्या गया है, हम वो भी तो देख लें एक बार। 4:1 किया गया। अब आपसे कह रहा है कि 5% की हानि और 20% के लाभ, मतलब अपोजिट पूछ रहा है। 5% की हानि वाला 1 है और 20% के लाभ वाला 4, तो जो आंसर आएगा वो 1-4 आएगा, ना कि 4:1। तो जो हमारा आंसर आ गया वो सी ऑप्शन आ गया। 4:1 भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं कि 4:1 और 1-4 एक जैसे ऑप्शन है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि 4:1 ही लगा दें। आप पहले ये देखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उस हिसाब से आंसर लगाएं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद चलेंगे 17 पे। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस वही बात है कि जजमेंटल होना है थोड़ा सा, कि इसको जज करना है कि क्वेश्चन करना कैसे। हमको पता है कि 900 रुपए की 2 कुर्सियां हैं। अच्छा, पहली कुर्सी को 4/5 पर बेचा गया, कॉस्ट प्राइस के 4/5 पे। तो अगर 5 की चीज 4 की बेचेंगे तो हमको पता चलता है कि ये 20% का लॉस है। ये 20% का लॉस है जब किसी चीज को कॉस्ट प्राइस के 4/5 पे बेचोगे, मतलब 5 वाली चीज आप 4 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितने का है, 20% का। और दूसरे को बेच रहा है लागत मूल्य के 5/4 पे, मतलब 4 की चीज बेच रहा है 5 की, तो इस पे 25% का फायदा हो रहा है। तो ये लिख लीजिए 25% का यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और कह रहे पूरे लेन देन में उसको 90 रुपए का लाभ होता है। अच्छा, पूरे लेन देन 90 रुपए का लाभ हुआ है और ये जो 90 रुपए का लाभ है ये 900 पे है। अगर 90 रुपए का लाभ 900 पे है तो हम लोग बड़े प्यार से कह सकते हैं कि पूरे लेन देन में जो प्रॉफिट है वो 10% का है। पूरे लेन देन में जो प्रॉफिट 10% का, उसको बीच में रख लें। ये बस यहां से सवाल को तोड़ देते हैं कि 25 से 10 घटाया तो ये बचा हमारा 15 और इससे इसको घटाया तो ये कितना हो गया, 30। यहां से रेशियो कितने का बन गया, 1-2 का। अब हमसे पूछा क्या गया, हमें वो देखना है बस। हमसे पूछा ये गया है तो सस्ती कुर्सी का रेट बताना। तो सस्ती तो ये वाली है, 3 यूनिट का वैल्यू कॉस्ट प्राइस 900 पता था, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 300।
एक का वैल्यू हो गया 300, तो ये हो गया सस्ती कुर्सी हो गई 300 की और महंगी हो गई 600 की। आपसे सस्ती पूछेगी तो आंसर लगा दीजिए 300 रुपए, ए ऑप्शन। उम्मीद यहां से भी ये कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, यही सिखाने का मतलब है कि अगर सीख गए तो ये एग्जाम में नहीं घुमा पाएगा, आपको फंसा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये देखिए क्या कह रहा है, 25 किलो की लागत वाली कॉफी पाउडर को 1500 रुपए प्रति किलो की लागत वाले कॉफी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का कीमत 2250 हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बताएंगे क्योंकि बहुत आसान है, बहुत आसान है, इस वजह से इसको स्किप करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है 40 रुपए, ये देखो ये थोड़ा सा समझने वाला है तो समझाया जाएगा। कह रहा है 40 रुपए प्रति किलो की लागत वाली चीनी को 48 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 54 रुपए का बेचने पर 20% का लाभ। अब यहां से दिमाग क्या लगाना है, ये हमको कॉस्ट प्राइस पता है 40 रुपए पहले वाली चीनी का, ये हमें दूसरे वाली का कॉस्ट प्राइस पता है, लेकिन ये जो 54 रुपए पता है ये हमको मिक्सचर का सेलिंग प्राइस पता है और हमें तब तक क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे जब तक मिक्सचर का हमें कॉस्ट प्राइस ना पता हो। तो पहले का जो कॉस्ट प्राइस था वो हमें 40 रुपए पता था टाइप 1 की चीनी का, और टाइप 2 की चीनी का कॉस्ट प्राइस हमको कितना पता था, 48। अच्छा अब यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस बनाना, 54 रुपए का फायदा मतलब 54 रुपए का सेलिंग प्राइस है और 20% का फायदा है। 20% का फायदे का मतलब 5 से 6, और 6 यूनिट का वैल्यू अगर 54 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ गया, तो हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया, 45 रुपए मिल गया। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस निकाल के रखेंगे। तीनों चीजें जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम। यहां से इन दोनों का अंतर 3 और यहां से इन दोनों का अंतर 5, तो पहले और दूसरे टाइप का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3:5। यही आपसे पूछा गया कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपका आंसर आ गया 3:5। फिर से समझिएगा इस सवाल में नया क्या हुआ कि अभी तक आपको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता चल रहा था, इस बार इन्होंने सेलिंग प्राइस दिया, और सेलिंग प्राइस दिया तो हमने 20% प्रॉफिट को 5 से 6 लिख के कॉस्ट प्राइस बना लिया 45 रुपए, और वही हमने कहां रखा है, बीचों बीच रखा है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कुछ क्वेश्चन जो हम आपको छोड़ रहे हैं वो सेम टाइप क्वेश्चन है, वो छोड़ रहे हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सवाल है, बस अच्छे से पढ़ के बनाने की कोशिश करेंगे तब आपका इसमें फायदा रहेगा। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, पहले ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक दूध वाला दूध को क्रय पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाता है। पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध का 1/10वां हिस्सा, ये बाद में देख लेंगे, ठीक है। और उस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ, 20% के लाभ को हम लोग चाहें तो 10 से 12 लिख सकते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाना चाहो। 10 से 12, ठीक है। 20% के लाभ को हम लोग 10 से 12 लिख सकते हैं, ये सीपी और एसपी, ये सेलिंग प्राइस 20% के लाभ को 10 से 12 लिख सकते हैं। और वो कह रहा है कि एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जितने में बेचता है यही क्रय मूल्य होगा। तो अगर 12 का बेच रहा है तो 12 ही क्रय मूल्य होगा दूध का। दूध का क्रय मूल्य 12 है और बेच 12 का रहा है, जबकि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 10 आ रहा है, 10 बीच में रख लीजिए। और जो पानी यूज कर रहा है, पानी का भी रेट है, पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10वां हिस्सा है। मतलब अगर 12 रुपए का दूध है तो पानी का रेट 1.2 हो गया। ये मिल्क, ये वाटर और ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, ये दिमाग लगाना है आपको। अब आप रेशियो बना के आंसर आराम से बता सकते। किया क्या है, हम वापस से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, समझेंगे पहले अच्छे से। कह रहा है दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे बेच देता है, और 20% का फायदा, 20% के फायदा को हमने 10 से 12 लिख लिया। आप चाहो तो 5 से 6 भी लिख सकते हो। जो आपका सेलिंग प्राइस है वही कहीं ना कहीं दूध का कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उसने कहा है दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जितने में बेचता है यही क्रय मूल्य हो गया दूध का, तो हमने उसको कितना यूज कर लिया, 12 यूज कर लिया, ठीक है। और अब कॉस्ट प्राइस कितना है मिक्सचर का, ये 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए तो बीच में रख लिया। और जो पानी का प्राइस है वो दूध का 1/10वां है, तो अगर 12 दूध का है तो ये 1.2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 1.2 घटाया तो ये 8.8 हो गया, और 12 में से घटाया तो 2 हो गया। दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, रेशियो बना लिया। तो 4 से काटा 22 और 5, तो दूध पानी का अनुपात कितना आ गया, 22:5। और हमसे पूछ क्या रहा है कि पानी और दूध का अनुपात बताना है, तो आंसर क्या बताएंगे, 5 और 22। ये किसका अनुपात है, दूध और पानी का। एक बहुत प्यारा सवाल है, बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, और उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा।
कोई परेशानी नहीं रही होगी। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 20। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक से एक अच्छे क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें 5 रुपए प्रति लीटर की दर से पानी मिलाता है। कह रहा है मिश्रण को शुद्ध दूध से 10% अधिक लागत मूल्य पर चिन्हित करता है। यदि वह मिश्रण को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 35% का लाभ होता। तो कह रहे दूध और पानी का अनुपात। देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है। पहले ध्यान से समझेंगे, लॉजिक क्या लगा रहे हैं वो दिमाग भी लगाएंगे। 25 रुपए प्रति लीटर का दूध है, ठीक है, हमें दूध का प्राइस पता चल गया 25 रुपए पर लीटर। दूध के प्राइस को दूध की जगह पर रख दिया और पानी के प्राइस को पानी की जगह पर रख दिया, ये 5 रुपए पर लीटर। अब कह रहा है उसने 10% बढ़ा के अंकित किया। 10% बढ़ा के अंकित किया मतलब 25 रुपए का जो दूध था उस पर 10% मतलब 2.5 रुपए बढ़ा के अंकित कर दिया। तो जो उसने दूध का प्राइस डाल दिया वो 27.5 रुपए डाल दिया। डब्बे पे क्या डाल दिया 27.5 रुपए। यदि वह मिश्रण को अंकित मूल्य पर बेचे तो 35% का लाभ होता है। अब अगर इसी पे बेचे तो 35% का लाभ होता है। 35% का मतलब हो गया 20 से 27। अब 27 का वैल्यू अगर हमें 27.5 पता है तो हम लोग यहां से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 27.5 इंटू 20/27 ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। और वही हमको कहां रखना है, बीचों बीच रखना है कि 27.5 इंटू 20/27। अब हमको लगाना है इस पे एलिगेशन। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन बनता जा रहा है, देखते जाइएगा। ये कैसे निकाला शायद सबको समझ में आ गया होगा कि 27 का वैल्यू हमें ये पता था, ये जो एमआरपी था यही सेलिंग प्राइस बन गया, तो कॉस्ट प्राइस ये आ गया। और हम बीच में क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा। अब हम क्या करते हैं 27 का ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब जगह, यहाँ पे और यहाँ पे, ये यहाँ पे। इससे फायदा क्या होगा, ये 27 से 27 कट जाएगा। तो ये 27 से 27, 27 इंटू 25 अगर आप करोगे तो ये 675 हो जाएगा, ठीक है। और 27 इंटू 5 करेंगे तो ये 135 हो गया। अब 20 इंटू 27 करोगे तो ये हो गया 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 275 का डबल ये 550 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 125 आ गया, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 वहां से तो 150 और 400, 415 आ गया। अब 5 से कट रहे हैं दोनों तो काट लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 3 15 और ये हो गया 5 से 25, 83:25। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसी को आंसर टिक करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, वापस से रिपीट करेंगे, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा सवाल है। कह रहा है एक आदमी 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें 5 रुपए प्रति लीटर का पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध से 10% अधिक अंकित करता है। तो शुद्ध दूध की कीमत 25 रुपए थी और 10% अधिक अंकित किया तो ये हमारा 27.5 क्या बन गया, एमआरपी। और अगर एमआरपी पर ही बेच देगा तो जो एमआरपी था वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस भी कितना हो गया, 27.5 हो गया। अब हमको 35% का प्रॉफिट, तो 27 की वैल्यू अगर ये पता है तो हमने कॉस्ट प्राइस बना लिया, ये होगा। कॉस्ट प्राइस को बीच में रख दिया, एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए 27 का सभी में मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली सॉल्व करके आंसर कितना बना लिया, 83:25। उम्मीद इस क्वेश्चन के बाद भी कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बेहतर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 42 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 53 रुपए 10 पैसे में बेचने पर 18% का लाभ हो। देखिए इसको देखिएगा, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है अभी तक के मुकाबले, मतलब जितना पिछला क्वेश्चन था। अच्छा इसकी क्वांटिटी बतानी है हमें 42 रुपए पर केजी वाली की, छोड़ते हैं, इसकी क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। और 50 रुपए पर केजी वाली की क्वांटिटी हमको सवाल में गिवन है कि कितनी गिवन है, ये 7.5 किलोग्राम। खैर बाद में यूज करेंगे। अच्छा मिक्सचर का हमें कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस दिया है, 53 रुपए 10 पैसे, ये हमको सेलिंग प्राइस दिया है, हमको कॉस्ट प्राइस की जरूरत थी। 53 रुपए 10 पैसे ये हमको सेलिंग प्राइस पता है। 18% लाभ का, 18% का मतलब होता है 50 से 59, अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार है तो। अब हमको 50 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो हम अगर यहां से देखेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर देखोगे तो ये 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 ने 81, यहाँ से लगाए 9 अपना 45 और 8 83, यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 रुपए हमें क्या आ गया मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। ये बीच में रख लेते हैं। बस यहाँ के बाद सवाल अब तो बच्चों वाला हो गया ना कि ये 5 और ये 3
3 का वैल्यू हमें 7.5 किलोग्राम पता है, तो 1 का वैल्यू 2.5 किलोग्राम आ गया, और अगर 1 का वैल्यू 2.5 है तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 12.5 किलोग्राम। ऐसा आंसर अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो उसको आप आंसर टिक कर दीजिए बिना सोचे समझे। हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकाल के बीच में रखा है, उसके बाद सॉल्व किया है, ये बात याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 22। अब आगे बढ़ेंगे 23 पे। देखिए अभी तक हम लोग प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन आ गया साधारण ब्याज पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गए। देखिए धीरे धीरे बदलता जा रहा है टाइप। हम लोगों ने अभी एवरेज पे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस केवल क्या करना है, ध्यान रखना है कि अप्रोच कौन सा बेहतर है, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में एलिगेशन इतना अच्छा अप्रोच है कि 15 सेकंड इनफ है। 20 सेकंड कह रहा है 10,000 रुपए की आंशिक रूप से 1/8% पे लगाया और शेष भाग 10% पे लगाया, और दोनों से मिला के जो ब्याज दर मिला है, पहला भाग 8% पे, दूसरा भाग 10% पे, और मिला के जो ब्याज दर मिला है वो 9.2% मिला है। क्या प्यार से आप एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ से 0.8, यहाँ से 1.2, रेशियो कितने का बना 2:3 का। अब आपको पैसा बांटना है, 5 का वैल्यू आपको 10,000 रुपए पता है प्रिंसिपल, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2,000 रुपए। 2,000 आ गया तो अब आप अलग अलग बांट सकते हैं, ये कितना हो गया 4,000 और ये कितना हो गया 6,000। कितने आराम से और आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं आप, अगर आपको एलिगेशन का सही ज्ञान है। पहला वाला 8% पे दिया गया, दूसरा वाला 10% पे, जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 9.2 आया। एवरेज हमेशा बीच में रखा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 23 के बाद चलेंगे 24 पे। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से बना ले जाएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप है, तो एक बार खुद से ही इसको अटेम्प्ट करके बनाने की कोशिश करें। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, ये पता तभी चलेगा कि किसने किसने क्लास पूरी की है। अगर इनके जो आंसर्स हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में किए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्लास पूरी की है। जिन्होंने नहीं किए तो हमको पता चलेगा कि उन्होंने क्लास नहीं की है पूरी। देखिए पिछला क्वेश्चन सेम था तो छोड़ दिया। अगला कह रहा है कि अरुण अपने दो दोस्तों को 20,000 रुपए उधार देता है। पहले को इसने 12,000 दिए और 8% की दर पे अरुण कुल मिलाकर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो जिस पर उसे शेष धनराशि दूसरे मित्र को दी थी वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखिए ये भी कैसे एलिगेशन से लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। पूरा 20,000 में से 12,000 एक को दिए, 12,000 अगर एक को दिया है तो दूसरे वाले के हिस्से में कितना जाएगा 8,000 जाएगा, और 12,000 8,000 का देखेंगे तो रेशियो कितने का बन जाएगा 3 और 2 का। ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अच्छा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मन लग रहा है 10% लाभ कमाना चाहता है पूरे में, और 12,000 वाले का पैसा हमको पता है किस ब्याज दर पे गया है 8% पे। बहुत ध्यान से समझिएगा, कितना प्यार से बना के गए नीचे से। ये 3:2 के अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल 10% का लाभ कमाना चाहते हैं, और 3 वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था। इन दोनों का अंतर, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमें 2% पता है। 1 का वैल्यू 1 हो गया, 3 का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये यहां से सब्सट्रैक्ट होके आया तो ये यहां से जुड़ के आएगा, तो ये कितना आ गया 13%। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं तुरंत। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग किस मेथड से करेंगे, एलिगेशन से करेंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि सब के सब समझ में आ जाएंगे आप। 12,000 8,000 3 2 ओवरऑल 10%, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पता था, उठा के क्या किया सॉल्व कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। 25 के बाद चलेंगे 26 पे। ये देखिए कह रहे दो योजनाओं में 59,000 रुपए की राशि निवेश करने पर पहली योजना में उसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरी योजना में उसे 13% साधारण ब्याज मिलता है। यदि 3 वर्ष में उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज का प्रतिशत 36% है तो दूसरी योजना में निवेश की गई धनराशि बतानी। देखो बहुत ध्यान से समझना, कह रहे उसे प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज, हर साल उसे जो पहले वाले को है 10% का चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ रहा है, और दूसरी योजना में उसने दिया है उसे प्रति वर्ष कितना परसेंट देना पड़ रहा है 13% देना पड़ रहा है। कह रहा 3 वर्ष में उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज का प्रतिशत 36% है, तो दूसरी योजना में निवेश की गई धनराशि बतानी है हमें कि कितनी होगी। अच्छा पहली पे 10% है, देखो दो तरीके से कर सकते हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर 10% है और 3 साल के लिए देखोगे तो 33.1% हो जाएगी सीआई पे, अगर देखोगे आप तो ये, और दूसरी पे 13% है और 3 साल के लिए देखोगे तो 39% हो जाएगा। ये बीच में हमको कितना पता है 36% ओवरऑल, ये बीच में रख लेते। जैसे ही हमने इसको घटाया तो ये 3 बचा, इससे इसको घटाओगे तो ये शायद 2.9 बचेगा।
ये ठीक है। और दोनों को उठा के जैसे ही रेशियो बनाया तो 30 और 29, 59 का वैल्यू हमको 59,000 पता है। अभी कई सारे लोगों को दिक्कत होगी कि 33.1, वो हम अभी आपको बता देंगे कि कैसे बनेगा। तो ये वाला हो गया 30,000 और ये वाला हो गया 29,000। हमसे पूछा कौन सा है वो हम लोग देख लेंगे। तो कह रहा है दूसरी योजना में, तो दूसरी योजना में कितना लगाया है? 29,000। एक बार फिर से समझिएगा कि किया क्या है, एक बार फिर से समझेंगे कि किया क्या। अगर 10% सीआई लगाता है और बात 3 साल की है, तो 10% का अगर हम 3 साल के हिसाब से देखेंगे सीआई पे, तो 1000 से 1331 हो गया। 1000 से 1331 हो गया तो 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 33.1% नहीं बनेगा। और सीआई पे 13% है तो 3 साल का सीधे सीधे बता दोगे कि 39%। और ओवरऑल जो बना है वो 36% बना है। उसके बाद हम एलिगेशन लगा के सॉल्व करना। हमें उम्मीद है कि इतने के बाद आपको सबको समझ में आता है कि करना क्या है। आसान क्वेश्चन, छोटा सा दिमाग लगा के आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। 6 के बाद चलेंगे 7 पे। बहुत खूबसूरत सवाल था, आगे बढ़ते हैं। कह रहे दो योजनाओं में 25,000 रुपए की राशि निवेश करने पर पहली योजना में उसे प्रति वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरी योजना में 13% और 2 वर्ष में उसे अर्जित कुल ब्याज 5500 रुपए। तो क्या उम्मीद करें कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से बता देंगे? पहले 25,000 का 10% की दर से 2 साल का सीआई निकाल के एक तरफ रख लीजिएगा। चलो बता ही देते हैं, उम्मीद है कि कर भी ले जाओगे, है ना। 25,000 का 10% की दर से अगर हम 2 साल का देखेंगे तो 25,000 का सीधे सीधे 21% निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपका 25 से कम 25 और 25 दूना 50 और 2 ये आ जाएगा। ठीक है, 50-50। ठीक है, ये अगर आप 25,000 का 21% निकालेंगे, भाई 10% अगर 2 साल के लिए लगाओगे तो 21% हो जाएगा और 25,000 का 21% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 50-50। और दूसरी 13% है, 13% से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 26% और 26% निकालोगे तो ये हो जाएगा 6500 रुपए। 25,000 का 26% अगर देखोगे तो 6500 रुपए और टोटल कितना है? 5500। इसको कहां रख लीजिए? बीच में। ठीक है, और जैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया ये आ गया 1000 और ये कितना आ गया? 450। तो रेशियो कितने का बना? यहां से बनाओगे तो 20 और 19 का, सॉरी 5 से काट दिया 20 और ये 9, यहाँ पे ये 450 ही बचा 5500 के बाद। 25 से कम 25, 2 25 दूनी 50, 5250 होगा शायद ये, है ना। यहां से बचेगा ये 250, उसको सही कर लीजिएगा। 21% का मतलब होगा ये, तो ये बचा 250 और ये बचा 1000 और 250 1000 का रेशियो कितने का बन गया? 4:1 का। कह रहा दूसरी योजना में कितना निवेश किया, तो पहली योजना पे निवेश किया 20,000 और दूसरी पे कितना किया? 5,000। ये आप आसानी से बता सकते हैं कि दूसरी योजना में कितना निवेश किया, तो 5,000। एक बार इसको सही से कर लीजिएगा कि ये 21% निकालना है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से चाहते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कर सकते थे आप, ये हो गया 26%। और अगर चाहते तो 5500 25,000 का कितने परसेंट है वो निकाल के बीच में रख लेते, तब भी आप आराम से कर सकते थे। कोई परेशानी अगर किसी को लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। 27 के बाद चलेंगे 28 पे। देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और सब का सब क्वेश्चन हम किसी दूसरे तरीके से नहीं बना रहे, एलिगेशन से बना रहे हैं। कह रहा अरुण अपने दो दोस्तों में 25,000 रुपए उधार लेता है, वह पहले को 12,000 रुपए 6% पे देता है। अरुण कुल मिलाकर 9.9% का मुनाफा चाहता है। ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस पे आइए देखें, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है, खैर बनाएंगे। कह रहा दो योजना स्कीम 1 और स्कीम 2 में 46,000 रुपए की राशि का निवेश किया गया। पहली योजना में 2 वर्षों के लिए 10% की दर से पैसा लगाया गया, चलो ठीक है भाई। और दूसरी योजना में 1/2/3 वर्षों के लिए 24% ब्याज दर पर पैसा लगाया गया है। ब्याज की गणना जो होती है वो 10 महीने में होती है। यदि उसके द्वारा अर्जित कुल ब्याज 13,800 रुपए है, तो योजना 1 और योजना 2 पर निवेश की गई राशि के बीच में अंतर बताना है, और सब का सब पैसा जो है वो सीआई पे है, ये बात याद रखिएगा। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, आप दिमाग लगाएंगे। पहली योजना में 2 वर्षों के लिए लगाया गया, और 2 वर्षों का मतलब होता है आपका 24 माह के लिए। ठीक है, पहली योजना में 24 माह के लिए लगाया गया, ठीक। और दूसरी योजना में 1/2/3,
तो 1 वर्ष का मतलब हो गया पूरा 12 और 2/3 का मतलब हो गया 12 8, ये 20 माह के लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 20 महीने के लिए, ठीक है। और पहले वाले पे जो ब्याज की दर थी वो 10% दे रखी थी सीआई पे, ठीक है, 10% मिलता है प्रतिवर्ष 10%। और दूसरी योजना पे जो ब्याज की दर दे रखी है वो दे रखी है आपको 24%। ये अब कह रहे प्रतिवर्ष मिलता है यदि ब्याज की गणना 10 मासिक होती है, तो दोनों में ही 10 मासिक होगी। अगर 10 मासिक होगी तो हम यहां से ब्याज निकालेंगे तो फिर अलग निकल के आएगा। यहां से अच्छा अगर 2 साल के लिए देखेंगे तो 21% बन गया, और यहां से अगर हम लोग देखेंगे 2 साल के लिए, अगर 10 मासिक के हिसाब से देखेंगे तो ब्याज की दर बन जाएगी 20%, और 20% 2 बार में तो ये हो जाएगी 44%, और टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो ये बन रही है 30%। तो ये बन गया 14 और ये बन गया 9, 14 9 कितना हो गया 23, और 23 का वैल्यू हमको सवाल में कितना पता है 46,000, और 46,000 अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो कितना बन जाएगा 2,000, और ये हो गया अपना 28,000 और ये हो गया 18,000। एक बार समझ लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमसे पूछा क्या गया है, दोनों का अंतर पूछा गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू बता देते तो 10,000 हमारा आंसर हो जाता। खैर फिर भी समझेंगे कि क्वेश्चन में किया क्या गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया कि पहली योजना पे जो निवेश किया गया है ये 2 साल के लिए निवेश किया गया है। यहाँ पे 24 माह नहीं हटा के 2 वर्ष कर देते हैं। कितना कर दिया गया, ये 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। दूसरा वाला 20 माह ठीक है। अच्छा 10% 2 वर्ष, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 21%। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी इस बात पे कि 10% 2 साल के लिए 21% होगा सीआई पे। 24% वार्षिक दे रखी है, तो अगर हम 10 महीने के लिए देखेंगे तो ब्याज की दर 10% हो जाएगी, सॉरी 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20%। अगर हम 10 महीने के लिए देखेंगे, 12 महीने के लिए 24% है तो 10 महीने के लिए 20% ही होगी। और 10 माह में देखेंगे तो 2 बार 10 माह आएगा। अगर 20% 2 बार में देखोगे तो 20% का मतलब हो गया आपका 10 से 12, और 2 बार में देखोगे तो 100 से 144। तो यहां से जो ब्याज का दर निकल के आया वो 44% निकल के आ गया ये। अब बात कर रहे हैं आगे, जो ब्याज है 13,800 रुपए वो 46,000 का है, और 13,800 रुपए 46,000 का 30% है, तो ये बीच में कितना रख लिया 30% रख लिया। इसके बाद की कहानी आप लोगों को अपने आप से बहुत अच्छे से आती है कि क्या करना है, बहुत समझदार है और उम्मीद करते हैं कर पाएंगे। ये अभी तक के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा क्वेश्चन था सीआई और एसआई से रिलेटेड। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए फिर से अब टाइप फिर से बदल के 30 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 10 बच्चों के बीच 57 मिठाइयों को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां और लड़के को 5 मिलती हैं। तो हर लड़की को कितने पीस मिल रहे हैं मिठाई के 6, और लड़के को कितने मिल रहे हैं 5। मान लीजिए कि 10 के 10 लड़कियां होती तो 60 मिठाई के पीस लड़कियों के पास जाते, और अगर 10 के 10 लड़के होते तो 50 लड़कों के पास जाते। बट एक्चुअल क्या हुआ है कि 57 मिठाई ही थी। तो जैसे ही आपने रेशियो बनाया तो ये 7:3 बन गया, 7:3 बन गया। तो यहाँ से 7 हमारे पास लड़कियां हो गई और 3 लड़के। हमसे यही पूछा जा रहा था कि कितने लड़के होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो लड़कियों को कितने मिठाई के पीस मिलने थे, अगर दूसरा तरीका देखेंगे 6, और लड़कों को कितना मिलना था 5। ऑन एन एवरेज 10 बच्चों के बीच अगर 57 मिठाई बंटनी थी तो हर एक के पास 5.7 पीस के आसपास जाता लगभग। तो यहां से ये 0.7 और 0.3, तब भी रेशियो बनाएंगे तो 7:3 का ही निकल के आएगा, और लड़के लड़कियां 7 और 3 ही होंगे। हमारा आंसर जो आएगा वो 3 ही आएगा। बट एलिगेशन यूज करने के यहाँ पे 2 तरीके थे, दोनों हमने आपको बताया कि क्या क्या तरीके यहाँ पे यूज हो सकते हैं। चलते हैं 31 की तरफ चलेंगे। 31 देखेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग नहीं है। कह रहे एक डिब्बे में 25 पैसे और 50 पैसे 2 प्रकार के सिक्के, बॉक्स में कुल 36 रुपए और सिक्कों की कुल संख्या 90 है। यहीं से दिमाग लगा लीजिए कि 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, और कुछ सिक्के हैं 50 पैसे के और 50 पैसे के। अच्छा टोटल 36 रुपए हैं और 90 सिक्के। 36 रुपए हैं और 90 सिक्के हैं। 36 रुपए का मतलब 3600 पैसे कर दें, तो ऑन एन एवरेज हर एक सिक्का 40 पैसे का है। और यहां से आप एलिगेट कर लीजिए, जैसे ही आपने एलिगेशन लगाया ये 10 और ये 15 है ना, 10 और 15 यहां से रेशियो कितने का बन गया 2:3। 2:3 का मतलब टोटल वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब इस 5 का वैल्यू सिक्कों की संख्या हमको 90 पता है,
तो एक का वैल्यू कितना आ गया 18। तो 36 सिक्के थे जो हमारे पास थे 25 पैसे के, और 54 सिक्के थे हमारे पास जो थे 50 पैसे के। हमसे पूछा क्या गया है, तो कुल धन ज्ञात करना है कि कितना था। ये भी बेहतर है कि कुल धन ज्ञात करना है कि कितना होगा। अब 36 सिक्के अगर 25 पैसे के हैं तो ये वाले 9 रुपए हो गए भाई। अगर 36 सिक्के 25 पैसे के तो 9 रुपए हो गए, और 54 सिक्के 50 पैसे के तो 27 रुपए हो गए, तो ये तो 36 रुपए आ गया। अगर सिक्कों की संख्या आपस में बदल दी जाए, सॉरी थोड़ा सा बदल देते हैं क्वेश्चन, सिक्कों की संख्या आपस में बदल दी जाए, तो अगर 54 सिक्के ये वाले हो जाए और 36 सिक्के ये वाले हो जाए, तो अगर 50 पैसे के 36 सिक्के तो 18 रुपए, और 54 25 पैसे के सिक्के होंगे तो 13.5 रुपए। 18 और 13.5 को जोड़ेंगे तो टोटल रुपए कितना आ जाएगा ये बदलने के बाद, कि भाई 36 और 54 है तो 54 सिक्के हमने 25 पैसे के कर लिए और 36 सिक्के हमने 50 पैसे के कर लिए, और सॉल्व करने के बाद कितने रुपए बन गए 31.5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। अब आगे देखिए, मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कह रहा 25% अल्कोहल को 50% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाएं एक मिश्रण में 40% अल्कोहल हो जाए। ये तो सबको पता है कितना सरल क्वेश्चन है। 25% को 50% के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% बन जाए। तो सबको दिख रहा है कि 10-15 रेशियो बन गया, और 10-15 का मतलब किस अनुपात में 2-3 में। और ये आप आसानी से टिक कर सकते हैं, कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था, वैसे मुझे उम्मीद थी कि आप लोग कर ले जाओगे, फिर भी मैंने बता दिया। यार अमिता के पास 200 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट है। उसके पास कुल 52 नोट है और उसके पास कुल राशि 6200 रुपए है। तो कितने नोट 50 रुपए के होंगे। उम्मीद करें ये आपसे हो जाएगा। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के के टाइप का ही क्वेश्चन है, तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये 33 नंबर भी आप बना ले जाएंगे। टिपिकल नहीं है ये। चलेंगे 34 पे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक। कह रहा है ए और बी एसिड और पानी के मिश्रण है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात 4:5 और 1:2 है। यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाएं तो मिश्रण में पानी का और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक ये मिक्सचर है जिसमें एसिड और पानी पता है 4:5 के अनुपात में, ये हमें ए पता है, ठीक है। और दूसरा हमको पता है बी, इसमें जो एसिड और पानी का अनुपात है ये 1:2 के अनुपात में है, ये हमको क्या पता है बी। ये अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिक्सचर बन के आए उसमें 8:13 के अनुपात में एसिड और पानी होना चाहिए। ऐसा कुछ हमसे क्वेश्चन ने कहा है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इससे अगर हम सिर्फ एसिड निकाल लें तो 4 भाग एसिड है टोटल 9 पे, और अगर इससे निकालेंगे तो 1 भाग एसिड है टोटल कितने पे 3 पे, और मिक्सचर में अगर हम लोग देखेंगे तो एसिड 8 है टोटल 21 पे। अब ये जो बेस में दे रखा है इनके एलसीएम का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सॉल्विंग आसान करने के लिए। तो 9, 21 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि 63 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 63। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो जैसे ही आपने काटा तो ये 24 हो गया, इससे काटा तो ये 21 आ गया, और इसे काटेंगे तो ये हो गया 28। 28 में से 24 घटाएंगे तो ये 4 बचा। अब 24 में से 21 घटाएंगे तो ये 3। तो किस अनुपात में ए और बी को मिलाया जाए, तो 3:4 के अनुपात में ए बी को मिलाया जाए। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, आप एक तरफ से एसिड एसिड उठा लीजिए, इससे एसिड उठा लीजिए और मिक्सचर से एसिड उठा लीजिए। जो कंडीशन आपने एसिड उठा के की है यही सेम कंडीशन अगर आप पानी उठा के भी कर सकते हैं, वाटर उठा के भी करते हैं। एसिड के साथ दूसरा चीज क्या है, पानी। अगर पानी उठा के करते तो भी उससे जो आंसर आता वो बिल्कुल सेम आता, बस करने का तरीका जो है वो सेम रखिएगा। ये हो गया 34। 34 के बाद चलेंगे 35 पे। ये देखिए, कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, एक अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। 7:3 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सेम तरीके से आप लोग अप्रोच लोगे कि इससे 5/8 ले लिया, इससे 1/4 ले लिया और इससे 7/10 ले लिया। इनके एलसीएम का मल्टीप्लाई करके एलिगेशन लगा देंगे। जो आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 35 के बाद चलते हैं 36। देखिए ये क्या कह रहा है, 12,000 की एक सेना में यूरोपीय और भारतीय शामिल है। यूरोपियन की जो औसत हाइट, एवरेज हाइट है वो 5 फीट 10 इंच है, और एक भारतीय की औसत ऊंचाई 5 फीट 9 सही 3/4 इंच है। फिर सेना में भारतीयों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको कि कितनी होगी। देखिए फिर से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे 12,000 रुपए, सॉरी 12,000 रुपए, फिर से सॉरी मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा है ना। कह रहा 12,000 की सेना में यूरोपीय और भारतीय
एक यूरोपी की औसत हाइट है 12 फीट 5 फीट 10 इंच और एक भारतीय की औसत ऊंचाई है 5 फीट 9 सही 3/4 इंच। तो कह रहे हैं फिर सेना में भारतीयों की संख्या बतानी है। यहाँ पे एवरेज हाइट तो दी नहीं गई है, अगर एवरेज हाइट दी गई होती तो क्वेश्चन बनाना आसान था, है ना। मे बी इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दे रखी है, मे बी, क्योंकि एवरेज हाइट दी होती तो हम एलिगेशन लगा लेते, तो अभी तो एलिगेशन लगाना भी बड़ा मुश्किल है कि कैसे लगा पाओगे, 5 फीट 10 दे रखा है, नहीं, यहां से नहीं बना सकते। कुछ एक पॉइंट इस क्वेश्चन में मिसिंग है, अगर होता तो हम लोग जरूर कर पाते। एक कोई छोटा बहुत पॉइंट और पता होगा कि लोगों की औसत ऊंचाई यूरोप की पता है, भारत की पता है, अगर ओवरऑल औसत ऊंचाई पता होता तो कर पाते। हो सकता है कुछ मिस्टेक होगी इसमें, या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी या कुछ मिस्टेक नहीं होगी। ये देखिए, कह रहे कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3, लड़कियों का 59.4 है पूरी कक्षा। देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है। अब ये देखिएगा लड़कों का हमें कितना, अब ये एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। लड़कों का औसत वजन हमको पता है 69.3 kg, ठीक है, और लड़कियों का हमको कितना पता है, लड़कियों का पता है 59.4 kg एवरेज वेट, और पूरे क्लास का जो एवरेज है वो 63.8 है। ये अगर हम लोग यहाँ से दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि इसमें से 13 में 8 घटाएंगे 5 और ये 5.5 गया, ठीक है ये, और इसको घटाएंगे तो 8 में 4 गया 4 और ये हो जाएगा 4.4, ठीक है ये। अब रेशियो क्या बन गया 4:5। हमसे पूछा क्या गया है ये देख लीजिए क्वेश्चन में, अगर रेशियो पूछा होता तो आंसर आ गया था। कह रहा है लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो 4 लड़के हैं 9 पे और 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9, तो ये 44 सही 4/9% हो जाएगा। लड़कों का पूछ रहा है, लड़कियों का पूछता तो 55 सही 5/9 आ जाता। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, ध्यान देने लायक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, छोटा छोटा सा दिमाग लगाओगे आराम से बना ले जाओगे। ये 37 हो गया, 37 के बाद चलेंगे 38 पे। ये देखिए पिछले क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, अब यहां से ही आप बना ले जाओगे। यूरोपीय की 70 है और भारतीय की 69 है और बीच में हम कितना रखेंगे, पूरी सेना की 69.34 है। अब ये बन जाएगा, है ना, ये अब आप बना ले जाओगे कि यूरोप वाले लोगों की जो पता है वो कितनी पता है, ये आपको पता है 70 इंच, और इंडियन की कितनी पता है, ये हमको पता है 69 एवरेज हाइट, और ओवरऑल 69.34 है। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा ये 0.34 और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 6.56, ठीक है, सॉरी 0.66 और यहां से रेशियो बनाएंगे तो कितने का बन जाएगा, 17 और 33, 33 17 50, 50 का वैल्यू 12,000 पता है, तो 50 का वैल्यू हमको कितना पता है 12,000, तो एक यूनिट का वैल्यू 240 कंफर्म। हमसे पूछा किसका गया है, भारतीय की इंडियन का, तो 24×72 7, 24×72 और 7 7,920 भारतीय होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आंसर टिक कर दीजिए। वो जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मिला था उसमें कुछ मिस्टेक थी, उसी की तरह सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन है तो एक तरफ आप यूरोपियंस की हाइट रख लीजिए, एक तरफ इंडियंस की, और ओवरऑल जो एवरेज हाइट है वो बीच में रख लीजिए। एलिगेशन लगा के जो तरीका बताया गया उससे पूरा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 38 के बाद चलेंगे 39 पे। कह रहा है एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों की औसत उत्तीर्णांक 85 और लड़कों का 83। यदि स्कूल की 10वीं कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों का औसत 83.7 है तो लड़कियों की प्रतिशत, एक हम क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें लड़कों का प्रतिशत निकाला था, ये 39 का लड़कियों का प्रतिशत निकाल के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। सेम तरीके के क्वेश्चन है, इस वजह से नहीं करा रहे हैं उसको। ये देखेंगे आप, कह रहे हैं 40 छात्रों की कक्षा में 45% लड़कियां और 23 लड़के हैं। ये देखिए बेहतर क्वेश्चन, दिमाग लगाएंगे तो जरूर बना पाएंगे, परसेंटेज से मिलता जुलता क्वेश्चन। 45% लड़कियां हैं तो 45% का मतलब 9/20 होता है। 20 में से अगर 9 लड़कियां हैं तो 11 लड़के होंगे, 9 लड़कियां हैं तो 11 लड़के होंगे, ये इनका जरूरत पड़ेगा। यदि लड़कियों का औसत अंक 54 है और लड़कों का 46 है, लड़कियों का 54 है और लड़कों का 46 है, तो कह रहा है पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, है ना। ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, ये क्वेश्चन जो है ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है ना, ये वेटेड एवरेज का है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं, 46 को ले लिया, अच्छा 46 को हमने उठा लिया, 1 पे 8 ज्यादा है, 9 पे 72 ज्यादा है और ये 20 लोगों में बांट दिया। तो जैसे ही बांट दिया ये 2 से डिवाइड किया 10 और ये 36, 3.6 उठा के जोड़ेंगे तो 49.6 आ जाएगा। ये वेटेड एवरेज से बनाया हुआ क्वेश्चन है,
हालांकि करने को हम इसको भी एलिगेशन से कर सकते हैं और हम तरीका सिखाएंगे इसको एलिगेशन से करने का। ये हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा दिया। अब हम बात करें कि इन केस इसी तरीके को हम एलिगेशन से करते हैं, इसी क्वेश्चन को वेटेड एवरेज के, तो कैसे करते हैं। जब हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो हमें एलिगेशन का तरीका ही सीखना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। वेटेड एवरेज हम आगे आपको सिखा देंगे। हमको स्टूडेंट का रेशियो 9 और 11 पता चल गया, ठीक है, और ये 54 और 46 पता चल गया, ठीक है, ये 54 और 46, ये हमको गर्ल्स के बारे में पता है, ये बॉयज के बारे में पता है, और यहाँ से हमको ये पता चल गया हमें बीच वाली वैल्यू के बारे में रखना है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर से अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो 8 देख रहे हैं और नीचे से योग 20 देख रहे हैं। अगर 20 की वैल्यू हम 8 देख रहे हैं, फिर से देख समझिएगा कि करते क्या है। ऊपर से डिफरेंस कितना दिख रहा है हमको 8 का, और नीचे से योग 20 का दिख रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 0.4 आ गई। कितनी आ गई? 0.4। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 3.6 आ गई। तो अगर छोटे वाले के सामने की वैल्यू निकालिए तो उठा के ऐड करिएगा, और बड़े वाले के सामने की वैल्यू निकालिए तो उठा के सब्सट्रैक्ट करिएगा। जैसे ही 46 में 3.6 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49.6। चाहे 54 में आप 4.4 घटा भी लीजिए तो भी 49.6 आएगा। अगर एलिगेशन से करना है तो ये तरीका यूज करिए। बाकी वेटेड एवरेज अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, तब उसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट, एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट उठा के वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट करना है। देखिएगा एवरेज का और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एवरेज का पॉपुलर क्वेश्चन, कि एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में 52 रन देकर 5 विकेट लेता है, और इस तरह उसका औसत 0.85 कम हो जाता है, तो पिछले मैच से पहले विकेटों की संख्या बतानी। देखिएगा, समझिएगा, पहले पॉइंट समझिएगा। किसका गेंदबाजी का औसत था 24.85, कितना था 24.85, ये रख लीजिए, ठीक है। इसने अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अगर 52 रन देकर 5 विकेट लिए तो पर्टिकुलर इस मैच में इसका गेंदबाजी का औसत 10.4 रहा होगा, लेकिन औसत में सुधार हो गया, 0.85 का सुधार हो गया। तो पहले अगर 24.85 था तो अब सुधरने के बाद 24 रचा होगा बॉलिंग एवरेज। यहां से अगर आप एलिगेशन लगाएंगे, ये भाई हमें अंतिम मैच से पहले तक का एवरेज, ये प्रॉपर अंतिम मैच का, और ये टोटल मैच होगा, ये कुल मैचों का एवरेज, कुल मैचों के एवरेज को ही तो हम लोग बीच में रखेंगे, यही तो हमारा एलिगेशन कहता है। जैसे ही हमने सब्सट्रैक्ट किया, ये 13.6 बन गया, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 0.85 बन गया। रेशियो बनाया तो जैसे दशमलव हटाया तो 17/85 और 17/8 136, और बनाया तो 16:1। कह रहा अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए। अंतिम मैच के विकेट, 1 यूनिट का वैल्यू हमको पता है कि अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए, तो अंतिम मैच से पहले उसने 16 पंचे 80 विकेट लिए थे, और अंतिम मैच तक मिला के 85 विकेट लिए थे। हमसे उसने ये पूछा है कि अंतिम मैच से पहले उसने कुल कितने विकेट लिए थे, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 80 विकेट इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बनाइएगा जरूर, है ना। हर वो टाइप लिया है जो एलिगेशन से बन सकता है। कह रहा 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, और पूरी कक्षा के औसत अंक 64.5 है, लड़कों के 62 हैं, तो लड़कियों के क्या होंगे। देखिए क्या बेहतर क्वेश्चन दे रखा है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है इसका तो कोई यूज ही नहीं है। 40% लड़कियां तो मतलब 2/5, 5 में से 2 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे, 2 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे। पूरी क्लास का एवरेज जो पता है, पूरी कक्षा का 64.4 पता है। लड़कियों का, लड़कों के अंक औसतन कितने हैं, 62। ये बॉयज का है, ये क्योंकि नंबर बॉयज के हैं, जहां पे जिस ये बॉयज का नंबर है तो यहीं पे बॉयज का एवरेज रखा जाएगा। ये लड़कियों के नंबर है और लड़कियों का एवरेज हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। अब देखो इन दोनों का अंतर जैसे ही देखोगे तो 2 का वैल्यू 2.4 हो गया, 1 का वैल्यू 1.2, तो 3 का वैल्यू 3.6 आ गया। अच्छा, इसके सामने इसको घटाया गया है तो इसके सामने इसको जोड़ लेते हैं, 64 6 70, और ये कितना आ गया 68 जोड़ने पे, तो लड़कियों का कितना आ गया 68, ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसके सामने से ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो इसके सामने से ये ऐड हो जाएगा, बस आंसर आ गया। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतर और अच्छे अप्रोच है। एक बार सीख लिए तो काम चल जाएगा। इससे पूरा मतलब बहुत सारा सवाल बनता है इस पे, लगभग 42 क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके हैं। कह रहे एक कर्मचारी एक कंपनी को 30 दिनों के अनुबंध पर इस शर्त पर रखता है कि उसे प्रत्येक दिन काम करने का 120 रुपए मिलेगा, और अनुपस्थित रहने के लिए प्रत्येक दिन 10 रुपए का जुर्माना लगेगा। अब यहाँ पे ये कैसे यूज होगा इस पे एलिगेशन, और उसे कुल 2300 रुपए मिला। अगर मान लो 30 के 30 दिन काम पे आता तो 120 रुपए के हिसाब से उसकी 3600 रुपए सैलरी बनती, अगर वो 30 के 30 दिन प्रेजेंट रहता तब।
लेकिन अगर 30 के 30 दिन एब्सेंट रहता तो उसको 300 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ता अपनी जेब से। अगर 300 दिन आता तो 3600 रुपए मिलता और नहीं आता तो 300 रुपए देना पड़ता। बट एक्चुअल क्या हुआ, उसको 2300 रुपए मिला है। ये रख लीजिए यहाँ पे। जैसे ही आपने 2300 में से 300 घटाने जाओगे तो ये 2600 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2600। तो जब ये सब्सट्रैक्ट नहीं ऐड हो जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो ये कितना बन जाएगा? 1300। यहां से जैसे ही आपने रेशियो बनाया तो 2:1 का रेशियो बन गया। 2:1 का मतलब यहां से टोटल कितना हो गया? 3 का वैल्यू हमको सवाल में 30 दिन पता है तो 1 का वैल्यू 20 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो प्रेजेंट कितने दिन था? 20 दिन। और एब्सेंट कितने दिन था? 10 दिन। हमसे ये पूछा तो कितने दिन अनुपस्थित था, तो 10 दिन अनुपस्थित था। हमसे 1 यूनिट का ही वैल्यू पूछा है। ये ऐसे जब भी कभी या नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन हो या निशाना लगाते टाइम गलत निशाना, मतलब जहां पे भी पैसे खुद की तरफ से देने पड़ रहे हो जुर्माना टाइप के, तो वैसे सारे टाइप में इस तरीके से ही ये क्वेश्चन बनाया जाता है। नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन भी इस तरीके से ही बनता है, आप आसानी से बना सकते हो इसको भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 के बाद 44। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने विकेटों की संख्या वाला किया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, हम आपको वहां पे दे देंगे। आपको जैसे भी करना है, लेकिन करिएगा जरूर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 30 दिनों के लिए काम करने के लिए सहमत होता है और इस शर्त पे कि प्रत्येक दिन के लिए उसे 500 रुपए, हर दिन की अनुपस्थिति के लिए उसे 500 रुपए जब्त करने होंगे। समय के अंत में उसे 11,400 रुपए मिले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक दे रखी है भाई, इसमें भी कुछ मिस्टेक दे रखी है। क्वेश्चन सही है नहीं, है ना? नहीं तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं। हम ये क्वेश्चन इसी वजह से दूसरा क्वेश्चन इसमें डाले थे कि आपको आपसे करवाएंगे, आपसे इसका आंसर लेंगे, लेकिन कुछ मिस्टेक दे रखी है। हम इस पीडीएफ का ये क्वेश्चन सही करवा के तब डाल देंगे टेलीग्राम में। ये देखिए ये दे रखा उसी तरीके का क्वेश्चन कि एक मजदूर 20 दिनों के लिए शर्त पे काम करने आता है कि उसे प्रत्येक दिन के लिए 280 रुपए का जुर्माना लगाए। प्रत्येक दिन काम करने पर उसे 280 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वह अनुपस्थित रहा तो 60 रुपए, यदि उसे 2540। यहाँ पे क्वेश्चन सही करना है, ये क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है, मैं सही करे दे रहा हूँ कि अगर जितने दिन जो आएगा तो उसे 280 रुपए मिलेगा। 280 रुपए उसे जुर्माना नहीं होगा, 280 रुपए उसे मिलेगा। और एक दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसे 60 रुपए जुर्माना होगा। 60 रुपए क्या होगा? जुर्माना होगा। यदि उसे 2540 रुपए मिल रहे हैं तो कितने दिन अनुपस्थित था? एक बार करिएगा। वैसे अगर आप देखोगे कि 20 दिन के लिए था तो 28 दिन में 5600 रुपए उसका वेतन बनता। अगर 20 दिन काम करता तो 5600 बेचता बनता, और नहीं काम करता तो 1200 रुपए का नुकसान होता। और मिला कितना पैसा है उसको? 2540। ये प्रेजेंट और ये एब्सेंट हम खुद बता दे रहे, वैसे करवाना आप ही से था। ये जैसे ही आप हल करेंगे तो ये बन जाएगा 3740 रुपए, और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 60 रुपए यहाँ से, तो 2600 और ये 3060 रुपए बनेगा। ठीक है, कैसे बना 3060 रुपए? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि 60 रुपए यहाँ से तो 2600 हो गया, और 2600 के बाद बचेगा आपके पास 3000 रुपए पूरा पूरा। अब इसको काटोगे तो किससे कट जाएगा? 6 3 9, 7 4 11, 11 3 2 से काट लो पहले। 18 दूनी 36 और बचा 1 2 7 14। इसको काटोगे तो ये हो गया 15 दूनी 153। तो 17 से कट रहे हैं दोनों, ये 11 बार में, ये 9 बार में। 11 9 20 हो गया, 20 यूनिट की वैल्यू 20। तो 11 दिन प्रेजेंट था और 9 दिन एब्सेंट था। एब्सेंट वाला पूछ रहा है तो आंसर 9 दिन आएगा। तो हमने जो क्वेश्चन में चेंजमेंट किया उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलती तो इसमें भी थी। 47 पे आते, कह रहा है एक आदमी ने 5 घंटे में, अब देखो अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। देखो कितने प्यार से हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले हैं आपको यहाँ पे। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस पे आ जाओ। कह रहा है एक आदमी ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की और उसे आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलते। यहाँ पे भी दो तरीके से आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरे 5 घंटे ट्रेवल करता तो 30 किलोमीटर ट्रेवल करता। हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि इसी से लगाओगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और जब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा होता है पैदल तो 5 घंटे, तो उसको कितना दूरी चल पाता? 50 किलोमीटर। बट वो एक्चुअल दूरी कितना गया है? 42। अब जैसे ही आपने इसको एलिगेट किया तो ये 8 आ गया और ये 12 आ गया। 8 12 का मतलब 2 3 का रेशियो बन गया। ठीक है, 2 3 का रेशियो मतलब ये जो रेशियो बना है ये यहां से रेशियो बना है आपका टाइम का रेशियो बना।
तो ये 2 घंटे ट्रेवल किया और ये 3 घंटे ट्रेवल किया। अब पूछ रहा उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये पैदल चल रहा था और 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रहा तो 3 घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है। और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर कूद देता तो ये गया है 12 किलोमीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसके इस स्पीड से कितना जाएगा, तो कितना जाएगा 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये तरीका एक है। दूसरा तरीका, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दूसरा तरीका कि आपको पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे एक चाल पता है और 10 ऑन एन एवरेज चाल देखेंगे तो 42/8 से आ जाएगा कि 5 अट्ठे 40, 4 8.4। यहां से अब हमने क्या किया, यहां से डिस्टेंस को एलिगेट किया था तो टाइम का रेशियो बना था। अब स्पीड को एलिगेट करोगे तो यहां से जैसे ही घटाया ये 1.6 और ये 2.4, फिर रेशियो कितने का बन गया, 2:3 का। तो ये भी जो रेशियो बना है ये किस चीज का है, टाइम का। तो यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर डिस्टेंस और स्पीड को एलिगेट करेंगे तो हमेशा जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा, टाइम का आएगा। और अगर आप टाइम को एलिगेट करते हैं तो हमेशा जो टाइम को एलिगेट करोगे तो डिस्टेंस या स्पीड का रेशियो आएगा। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, तो ये काम आएगी आपके। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं 48। कह रहा है एक कार 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, 45 मिनट के लिए वे x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटे है तो x का मान ज्ञात करना। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन दे रखा है। देखो पहले 30 मिनट के लिए वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 45 मिनट के लिए वो किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और पूरी यात्रा के दौरान जो चाल पता है वो 14 पता है। ये हमको पता है 45 पहले 30 मिनट, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, ये 30 मिनट जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये 45 जा रहा है, हमें ये वाली चाल बतानी है कि किस चाल से जा रहा है। एलिगेशन ऐसे बहुत सवालों में यूज कर चुके हैं हम लोग। रेशियो बनाया तो कितने का बन गया, 2 और 3 का। यहां से अंतर 6, 3 का वैल्यू 6 तो 1 का 2 आ गया और ये 2 का वैल्यू 4 आ गया। ये इसके सामने से अगर ऐड करने से आया तो ये सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, आप उसी को आंसर लगा दीजिए। फिर से समझिएगा किया क्या, कि ये हमको पता था 20 किलोमीटर प्रति घंटे 30 मिनट में और 45 मिनट में किस स्पीड से नहीं पता, लेकिन ओवरऑल स्पीड पता है 14 किलोमीटर पर आवर। हमने एलिगेशन लगाया, इन दोनों का अंतर 3 का वैल्यू 6, 1 का 2 तो 2 का 4 हो गया। इसके सामने से ये जोड़ के आ रहा है तो इसके सामने से ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आराम से बन जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा 48 नंबर हो गया। बस अब 2-3 क्वेश्चन और बचे। बहुत सारा टाइप हमने इस पे क्लियर कराया। कह रहा है एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बाद यात्रा की इसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यात्रा के दूसरे भाग में इसकी गति, आपको फिर से पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन दे रखा है। सिनेरियो हम क्रिएट कर देते हैं, आंसर आप बता देना कि पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है। कह रहा है अन्य 40 किलोमीटर की दूरी, दूसरी भी 40 किलोमीटर है। आप किस स्पीड से ट्रेवल करें कि ये 45 की एवरेज स्पीड बन जाए इसकी। अच्छा चलो यहां से 1:1 का रेशियो बन गया। अब अगर 1:1 का रेशियो हो तो ये बीचों बीच की वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे किसको रख दे कि दोनों को जोड़ के आधा करने पे ये मिल जाए। तो अगर ये 30 है तो भाई या तो ऐसे देख लो, इन दोनों का अंतर 1 का वैल्यू 15 है तो इसका 1 का वैल्यू भी 15 आएगा। ये इसके सामने से सब्ट्रैक्ट करके आ रहा तो ये इसके सामने से जोड़ के आएगा, तो आंसर ये आ गया। अब हमको अगर ये दोनों बराबर पता है तो हमें पता है इन दोनों के जोड़ का बीच में भी ये आएगा, दोनों के योग का आधा। तो 30 के साथ किसको जोड़ के आधा करेंगे, 45 आ जाए। तो हमको पता है 30 के साथ 60 को जोड़ के आधा करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो एक ये लॉजिक भी यहाँ पे सही से लग जाएगा। यही बस छोटी छोटी बातें हैं जिसको सोचना है। गणित में अगर ये सब चीजें पकड़ना सीख गए तो फिर बहुत आसान है गणित। ये हो गया 49 के बाद चलेंगे 50 पे। 1 या 2 क्वेश्चन और बचे, उनको और बना लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में ट्रेन द्वारा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे आंशिक रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बतानी। देखो जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पैदल वाला किया था, बस वैसे ही करना है कि ट्रेन से 15 जा रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल जा रहा है। अब या तो चाहो तो ऐसे कर लो, देखना बहुत ध्यान से समझना। ट्रेन से इसकी स्पीड कितनी पता है, 15, और पैदल कितनी पता है, 10, और एवरेज स्पीड कितनी बनेगी, 60, 5 घंटे में तो 12। बस रेशियो बनाया, ये 2, 3
तो 2 घंटे ये भाई जब हमने बताया थोड़ी देर पहले कि स्पीड को एलिगेट करेंगे तो टाइम के रेशियोज आ गए। अब हमसे पूछा गया है पैदल 10 की स्पीड से 3 घंटे में पैदल कितने तय कर लेगा? 30 किलोमीटर। यही आपका आंसर आ गया। एलिगेशन बहुत आसान है, सीख गए अगर एक बार तो मजा आ जाएगा आपको। ये पूरे के पूरे हर टॉपिक से उठा के हमने एलिगेशन का सवाल बनाया है। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, और ये जो आखिरी नहीं है, 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन है, एक मैं बताऊंगा एक आप बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है ट्रेन का। अब देखो कोई टॉपिक आप देखोगे, ऐसा कोई टॉपिक आपको नहीं बचेगा जो हमने ना कराया हो एलिगेशन पे। कह रहे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पता लगा कि पूर्व से आ रही ट्रेन उसे 29 सेकंड में पार कर जाती है और पश्चिम से आने वाली ट्रेन उसे 45 सेकंड में पार कर जाती है और एक दूसरे को 34 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए अगर ये अपोजिट डायरेक्शन, एक पूर्व से आ रही है एक पश्चिम से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तभी एलिगेशन लगेगा, अदरवाइज इस पे एलिगेशन नहीं लगेगा, ये बात याद रखिए। तो एक 29 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी 45 सेकंड में पार कर रही है, और ये एक दूसरे को पार कर जा रही है 34 सेकंड में। ये ईस्ट से आ रही है, ये वेस्ट से आ रही है, ठीक है। और जैसे ही आपने इसका रेशियो बनाया तो ये 9 और 5, तो जो इसका रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं होगा, अंतर करोगे तो ये 11 आएगा, ठीक है। 11 और 5, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो उनकी स्पीड का रेशियो बता दीजिए। अब देखिए अब टाइम को जब एलिगेट किया तो स्पीड का रेशियो आया, ये हमने आपको वहां पे बताया भी था थोड़ी देर पहले कि अगर स्पीड को एलिगेट करेंगे तो टाइम का रेशियो और टाइम को एलिगेट करेंगे तो स्पीड का रेशियो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51 के बाद चलेंगे 52 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। अब देखिए इसमें भी 2 ट्रेनें एक दूसरे को 23 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अपने मन से लगाएंगे और इसका आंसर भी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो, पूरी की पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई है तो बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिल्कुल कंजूसी ना करें इसमें, अगर आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन इस क्लास के बाद परेशान नहीं करेगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैथ्स में बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।